नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन क्यों करना जरूरी है, कैलिब्रेशन प्लान क्या होता है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या होती है और कौन कैलिब्रेशन करने के लिए ऑथराइज है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आपने अक्सर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस तरीके के स्टिकर देखे होंगे। जो लोग नए आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे फ्रेशर होते हैं, जीईटी होते हैं या डीईटी होते हैं, उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज होती है कि भाई ये किस चीज का स्टिकर लगा हुआ है, माइक्रोमीटर के ऊपर या वर्नियर के ऊपर या डायल गेज के ऊपर। और इस स्टिकर के ऊपर लिखा होता है भाई कैलिब्रेशन इतनी तारीख को हुआ था और नेक्स्ट कैलिब्रेशन इतनी तारीख को ड्यू है। साथ में जिस भी कैलिब्रेशन लैब से हमने कराया होता है उसका नाम लिखा होता है, इंस्ट्रूमेंट का नंबर लिखा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा कैलिब्रेशन स्टिकर, जो हमें ये सूचना देता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कब कैलिब्रेट हुआ था, कब तक ये कैलिब्रेशन वैलिड है और किस जगह से ये कैलिब्रेशन कराया गया है। अब ये कैलिब्रेशन होता क्या है? कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले या उसके कंपैरिजन में चेक करते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, उसमें कितना एरर है, क्या ये मेजरमेंट के लिए ओके है। ऐसा तो नहीं कि ये रिजेक्ट हो गया, अब इससे हम जो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स करेंगे वो सही रीडिंग आएंगी या नहीं आएंगी। तो यही सारी चीजें कैलिब्रेशन में चेक की जाती हैं। और इन शॉर्ट मैं बात करूं तो कैलिब्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट या मास्टर इक्विपमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है कि कितना एक्यूरेटली वह रीडिंग दे रहा है। जैसे मैं बात करूं कि दो ग्लास हैं, दोनों ग्लास 200 ml के हैं। एक एक्स मैन्युफैक्चरर का है, एक वाई मैन्युफैक्चरर का। हो सकता है उनके डाइयों में कुछ फर्क हो, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड हमने लिया 200 ml का एक फ्लास्क ले लिया, या हमारा जो स्टैंडर्ड आइटम है या जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरिंग ग्लास है वो हमने लैब से लिया 200 ml। अब पहले एक्स वाला चेक किया और वाई वाला चेक किया। एक्स वाले में आ रहा था 190 ml और वाई वाले में आ रहा था 205 ml। तो हमने क्या किया, उसको कैलिब्रेट करके देखा कि क्या वह 200 ml ही दिखा रहा है ये एक्स और वाई ग्लास, या कम ज्यादा तो नहीं है। तो दोनों ही ग्लास क्या हुए, दोनों ही ग्लास कैलिब्रेशन में रिजेक्ट हो गए। अब उन ग्लासेस से हम 200 ml नहीं नाप सकते। तो यही सारी चीजें हमें कैलिब्रेशन से पता चलती हैं। अब दोस्तों, कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है या क्यों करना चाहिए कैलिब्रेशन, और कब कब करना चाहिए। बेसिकली जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे वो माइक्रोमीटर हो, वर्नियर हो, डायल गेज हो, हाइट गेज हो, सरफेस प्लेट हो, तो क्या होता है, समय के साथ साथ और यूज के साथ साथ उसमें वियर टियर आ जाता है कि वो चीजें, उसकी पार्ट्स जो है घिसने लगते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडिकेटर है, इसका ये साइड से शीशा टूट गया। अब ये साइड से शीशा टूट गया तो इसके अंदर क्या है, डस्ट वगैरह चली गई। तो क्या ये रीडिंग सही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। भाई ऐसा तो नहीं है डस्ट जाने से सुई उसकी सही से ना चल रही हो, डस्ट जहां से सुई चलती है वहीं पे जाके चली गई हो, या ये जैसे माइक्रोमीटर है, बड़ी ही खराब हालत में धूल मिट्टी इस पर लगी हुई है, तो क्या ये सही रीडिंग दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है धूल मिट्टी के कारण क्या है, ज्यादा इसके अंदर वियर टियर तो नहीं हो गया। तो यही सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं, कैलिब्रेशन से, कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वियर टियर की वजह से खराब तो नहीं हो गया, रीडिंग तो गलत नहीं दिखाने लग गया। यह हमें कैलिब्रेशन से पता चलता है। अब कैलिब्रेशन हमें करना कब कब चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, या कब कब कराना चाहिए। दोस्तों, कैलिब्रेशन जो है वो डिपेंड करता है उसके यूजेस पे, इंस्ट्रूमेंट के। कोई मेरा इंस्ट्रूमेंट है जो हर 10 मिनट में एक बार यूज हो रहा है, या दिन में 10 से 12 बार यूज हो रहा है, ये हमने प्रोडक्शन लाइन पे दिया हुआ है कोई माइक्रोमीटर या वर्नियर, तो जो हमारा क्वालिटी इंस्पेक्टर है बार बार जाता है उससे रीडिंग लेता है।
और एक हमने एक प्लग गेज दिया हुआ है या थ्रेड प्लग गेज दिया हुआ है ऑपरेटर को, वो 100% उससे इंस्पेक्शन कर रहा है सारे पार्ट्स। ठीक है। और एक हमारे पास है प्रोफाइल प्रोजेक्टर। हमारे पास इतने क्रिटिकल पार्ट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रोफाइल प्रोजेक्टर है जो कि हम हफ्ते में एक बार यूज कर लेते हैं। जब कोई नई सेटिंग शूटिंग लगती है तो हमने हफ्ते में एक बार चेक कर लिया उस पर। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। एक तो मेरा गेज है जो मैं जिससे हर पार्ट चेक कर रहा हूँ, एक मेरा माइक्रोमीटर है या वर्नियर है जिसको मैं दिन में कम से कम 10 से 15 बार यूज कर रहा हूँ, और एक प्रोफाइल प्रोजेक्टर है जो कि मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार यूज कर रहा हूँ। तो तीनों की जो कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो सेम नहीं हो सकती। अगर हम तीनों की कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी सेम कर दें कि 3 महीने में सबको कैलिब्रेट कराना है, तो उससे क्या होगा कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। प्लस क्या है कि जब जो इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं हो रहा, वो घिसेगा क्या, उसमें वियर टियर क्या होगा। एनवायरमेंट के कुछ चीजें हो सकती हैं कि एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वियर टियर की वजह से उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो उसको जबरदस्ती क्यों कैलिब्रेशन कराना। तो हमने कैलिब्रेशन जो कराना है वो जो उसका फ्रीक्वेंसी है यूज का, उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है। वो 3 महीने भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। प्लस में जो मैन्युफैक्चरर ने सजेस्ट किया है कि आपको 1 साल में एक बार कराना है या 3 साल में एक बार कराना है, उसको भी हमने कंसिडर करना है। तो 2 मेथड हैं कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कितनी जल्दी जल्दी हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। दूसरा है जो मैन्युफैक्चरर ने हमें सजेस्ट किया है। अब ये कैलिब्रेशन करेगा कौन? ऐसा तो नहीं है कोई भी लल्लू पंजू किसी नुक्कड़ की दुकान पे, नुक्कड़ की लैब पे हम कैलिब्रेशन करा लेंगे। तो इसके लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है, NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज। NABL के नाम से एक संस्था बनाई हुई है जो कोई नई लैब खुलती है उसको किसके हिसाब से चेक करती है, IEC 170252017 स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको चेक किया जाता है कि ये कंपिटेंट हैं, योग्य हैं या नहीं कैलिब्रेशन करने के लिए। साथ ही उनको इस तरीके का एक सर्टिफिकेट रिलीज किया जाता है उस लैब को, जिसके अंदर उसका नाम लिखा होगा लैब का। यहां लिखा होगा ISO IEC 170252017। साथ ही उसका स्कोप लिखा होगा, जर्नल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। साथ ही उसका एड्रेस, क्योंकि हो सकता है एक लैब की 4 ब्रांचेज हो, तो हर ब्रांच का अलग अलग सर्टिफिकेट रिलीज होगा इन द फील्ड ऑफ कैलिब्रेशन। साथ ही यहाँ पे लिखा होगा कब ये इश्यू हुआ, कब तक वैलिड है, प्लस में सर्टिफिकेट नंबर। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी NABL रिलीज करती है, उसके बाद ही वो लोग ऑथराइज होते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए। ऐसा नहीं है कोई भी उठेगा और कैलिब्रेशन करना शुरू कर देगा। अब जब भी आप कैलिब्रेशन कराते हैं किसी भी लैब के थ्रू, तो उनसे बोलिए कि भाई अपना जो है ना कैलिब्रेशन का स्कोप या सर्टिफिकेट भेज दो। उसके पहले आप उसको ऑर्डर मत दो। आजकल हो क्या रहा है कि लैब बहुत सारे खुल गए, वो क्या करते हैं, वो तो खुद तो क्या कहते हैं ऑथराइज नहीं होते, लेकिन क्या करेंगे, वो बिचौलिया का काम कर रहे हैं। आपसे इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे, दूसरी लैब पे जाएंगे जो ऑलरेडी ऑथराइज है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वहां से कराएंगे और आपको ला करके वापस दे देंगे। तो भाई हम बिचौलिया क्यों रखे बीच, हम तो डायरेक्ट करा लेंगे ना। तो इसलिए आप जब भी कोई नई एजेंसी चुने या आपकी एग्जिस्टिंग एजेंसी भी है, तो आप उससे स्कोप मांगिए कि आपकी जो है लैब NABL ऑथराइज है या नहीं। ऑडिट में भी ये पूछा जाता है, ऑडिट में भी ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है जब क्वालिटी का ऑडिट होता है कि ठीक है आप दिखाइए किससे कैलिब्रेशन कराते हैं, या ये इंस्ट्रूमेंट आपने किससे कैलिब्रेट कराया, उसका स्कोप दिखा दीजिए NABL का, वो ऑथराइज है या नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी का, वो एंड्रॉयड पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। अगर वो आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको क्या होगा, 3 कोर्सेज दिखाई देंगे। पहला जो कोर्स है हमारा वो है इंटरव्यू और रिज्यूमे से रिलेटेड। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाएं, एक अच्छा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, उसका साथ ही फॉर्मेट देंगे आपको, साथ ही इंटरव्यूज
के कॉमन क्वेश्चंस, इंटरव्यूज की तैयारी इसमें बताई जाएगी आपको। इसके बाद हमारा जो दूसरा कोर्स है वो है स्टोर कीपर का। जो लोग स्टोर कीपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही जो लोग स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर सारे स्टोर डिपार्टमेंट के डिटेल्स सही तरीके से बताए गए हैं। साथ ही इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा कोर्स है वो है हमारा मेंटेनेंस सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर। जो मेंटेनेंस या प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है उसको ऐसे 12 फॉर्मेट्स इसमें सिखाए गए हैं जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं, जो कि उनको अच्छे से आने चाहिए। साथ ही वो फॉर्मेट आपको रेडी टू यूज मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आप कभी भी वो लेक्चर देख सकते हो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोर्सेज आपके काम के हैं तो आप AYT इंडिया एकेडमी ऐप पर जाकर के ये कोर्स बाय कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं और इन कोर्सेज को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे कि प्रोसेस क्या है कैलिब्रेशन का, कैलिब्रेशन कैसे होता है या कैसे कराना है। दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बनाया जाता है हमारा कैलिब्रेशन प्लान। कैलिब्रेशन प्लान हम बनाएंगे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब कब कैलिब्रेट होना है, किस किस डेट में, किस किस मंथ में कैलिब्रेट होना है। तो सारी एक लिस्ट बना लेंगे, पूरा एक प्लान बना लेंगे। प्लान का फॉर्मेट मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि कैलिब्रेशन प्लान का फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद उस कैलिब्रेशन प्लान के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पेंडिंग हो रहे हैं एक स्पेसिफिक मंथ के अंदर, उनको हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, उनको अलग निकाल लेंगे, उनकी लिस्ट निकाल लेंगे और इंस्ट्रूमेंट को अलग कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट अगर ज्यादा हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बैचेस में भी कर सकते हैं। जैसे अगर 30 इंस्ट्रूमेंट है 10 10 10 करके हम भेज देंगे, क्योंकि एक साथ सारे भेज देंगे तो काम रुक जाएगा लाइन के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को एक ऑथराइज NABL लैब को भेजा जाता है। NABL लैब जो है उनका कैलिब्रेशन करती है मास्टर के हिसाब से, कैलिब्रेशन करके उसकी एक रिपोर्ट बनाती है कि वो कैलिब्रेट हुए, उसमें ओके मिले, नोट ओके मिले, रिजेक्ट मिले, क्या हुआ, आगे से आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके बाद क्या है, जब कैलिब्रेशन हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट को वापस लौटा दिया जाता है हमें, मतलब लैब जो है वापस कर देगी इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट इज मस्ट, रिपोर्ट के साथ आएगा। फिर उसको हम दोबारा से जो एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान है उसके अंदर उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट को अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है कैलिब्रेशन की, इसी तरीके से कैलिब्रेशन होता है। अब देखेंगे कैलिब्रेशन प्लान और कैलिब्रेशन रिपोर्ट। दोस्तों कैलिब्रेशन प्लान जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिफाइंड फॉर्मेट है, जो हमें क्या क्या जानकारी देता है, जो हमें जानकारी देता है इंस्ट्रूमेंट के नाम नंबर की, उसके लोकेशन की, किस डिपार्टमेंट में वह यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है उस इंस्ट्रूमेंट की, कौन सा मंथ हमने प्लान किया हुआ है कैलिब्रेशन के, उसकी ड्यू डेट क्या है और लास्ट कैलिब्रेशन डेट क्या थी। तो ये सारी चीजें हमें किस में पता चलती हैं, कैलिब्रेशन प्लान में। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक मास्टर होना चाहिए कि हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट हैं और कब कब वह ड्यू है, तभी आप उनको कैलिब्रेशन के लिए भेज पाओगे। फॉर्मेट देख लेते हैं कैलिब्रेशन प्लान का। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कैलिब्रेशन प्लान का फॉर्मेट आ चुका है। तो सबसे ऊपर हेडिंग आ गई, लोगो आ गया कंपनी का, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन प्लान, यहाँ लोगो और डॉक्यूमेंट का नंबर आ गया। उसके बाद में ईयर आ गया, हम किस साल के लिए कैलिब्रेशन प्लान बना रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम और रेंज के साथ कि जैसे डायल्ड हाइट गेज है 0.01 से लेकर के 300 mm तक का, उसका कोड DHG डिजिटल हाइट गेज 01 की कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी और वो किस मंथ के अंदर प्लान है। जैसे ये जुलाई में प्लान है तो जुलाई के अंदर हम इसको सर्कल हमने कर दिया, यहाँ पे इसके लीजेंड दिए हुए हैं। सर्कल का मतलब है प्लान और फील्ड सर्कल का मतलब है एक्चुअल। उसके बाद उसकी कैलिब्रेशन की डेट आ गई और ड्यू डेट आ गई। तो इसी तरीके से क्या है, इसके अंदर आप सारे इंस्ट्रूमेंट डाल दोगे। जैसे यहाँ मैनुअल माइक्रोमीटर है 75 से 100 वाला, उसके नंबर जो है MM01 है, 1 ईयर का उसका फ्रिक्वेंसी है, अगस्त में कैलिब्रेट कराना है, 27 अगस्त उसकी कैलिब्रेशन डेट थी और 26 अगस्त उसकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन की डेट है या ड्यू डेट है। वैसे डिजिटल माइक्रोमीटर है हमारा अप्रैल का। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कैलिब्रेशन प्लान बना लोगे, सारे इंस्ट्रूमेंट की डिटेल उसके अंदर डाल लोगे, एक मास्टर तैयार कर लोगे, कितने इंस्ट्रूमेंट है, उसका नंबर क्या है,
कब कब वह कैलिब्रेट होना है, ये सारी डिटेल्स आप कैलिब्रेशन प्लान के अंदर डालोगे। अब समझते हैं कैलिब्रेशन रिपोर्ट या टेस्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों जब आप कैलिब्रेट कराते हो तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आप कोई भी चीजें अपने टेस्ट कराई तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना। ऑडिटर भी सर्टिफिकेट मांगता है। जब आप बोलते हो कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कराया था, ठीक है भाई इसका सर्टिफिकेट दिखा दो, कब कराया था, किससे कराया था। तो उसके अंदर क्या आ गया, सर्टिफिकेट का नंबर होगा, इंस्ट्रूमेंट की आईडी होगी, जब कैलिब्रेशन करी तो उसकी रीडिंग होंगी, एरर की डिटेल होंगी, कितना एरर आ रहा था जब हमने रीडिंग ली, कैलिब्रेशन मास्टर की डिटेल होगी। कैलिब्रेशन मास्टर क्या होता है, वह इंस्ट्रूमेंट जिसके एवज में या जिसके कंपैरिजन में उसको इंस्ट्रूमेंट को चेक किया हुआ, वो हमारा हो गया मास्टर इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन डन की डेट और ड्यू की डेट। अब इसको एक एक हम सैंपल रिपोर्ट से समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्क्रीन पे आपके आ चुकी है कैलिब्रेशन की सैंपल रिपोर्ट। सबसे ऊपर आ गया हमारा क्या, कैलिब्रेशन लैब का नाम, उसका सर्टिफिकेट नंबर, NABL का लोगो, भाई ऑथराइज होनी चाहिए ये हमारी लैब, ठीक है। यहाँ उसका कोई अपना रिपोर्ट नंबर होगा, वो दे दिया उन्होंने। इसके बाद में डेट ऑफ रिसिप्ट, कितनी तारीख को रिसीव हुआ था, ठीक है। यहाँ आ गई डेट ऑफ कैलिब्रेशन, कब वह कैलिब्रेट किया गया, 31/7/2021 को कैलिब्रेट किया गया। अब यहाँ आ गई इंस्ट्रूमेंट की डिटेल कि डिजिटल हाइट गेज है टोयो का 0 से 300 mm, लिस्ट काउंट गया है 0.01 mm, लोकेशन CNC शॉप, ID DHG02। जब हमने यहाँ रीडिंग ली तो ये सारी हमारी यहाँ पे रीडिंग की डिटेल आ गई, एरर की डिटेल आ गई, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन में ओके मिला, WI का रेफरेंस नंबर दे दिया और फाइनल स्टेटस क्या है, ओके है, ठीक है। और जो मास्टर के अगेंस्ट में चेक किया गया वो यहाँ लिखा हुआ है, इक्विपमेंट यूज फॉर कैलिब्रेशन, द अबव इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड विद द अबव इंस्ट्रूमेंट विद स्लिप गेज बॉक्स, माइक्रोनिक्स मेक सीरियल नंबर दिस, कैलिब्रेटेड बाय टेंशन इंस्ट्रूमेंट, वाइड सर्टिफिकेट नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मास्टर है वो भी कैलिब्रेट होना चाहिए, तो उसकी डिटेल आपको कैलिब्रेशन रिपोर्ट पे मेंशन होनी चाहिए। साथ ही आप क्या करोगे, उसका भी कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट मांगोगे लैब से, मास्टर का भी, कि आपने जो जिस मास्टर से मेरा इंस्ट्रूमेंट चेक किया उसका भी मेरे को कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आप भेजो। तो वो क्या करते हैं, उसकी फोटोकॉपी साथ में लगा देते हैं, क्योंकि ऑडिटर जो है मास्टर का भी सर्टिफिकेट मांगता है कि भाई अपने मास्टर जो जिससे चेक किया होगा ना उसका भी सर्टिफिकेट हमें दिखा दो कि वो कैलिब्रेटेड था या नहीं था। यहाँ लास्ट में आ गई ड्यू डेट। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन का प्रोसेस चलता है। तो एक बार रिवाइज करें तो हमने क्या क्या सीखा इसमें। हमने सीखा कि कैलिब्रेशन क्या होता है, क्यों करना जरूरी है कैलिब्रेशन, कब करते हैं कैलिब्रेशन, कौन ऑथराइज है कैलिब्रेशन को करने के लिए, कैलिब्रेशन प्लान क्या है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या है। दोस्तों कैलिब्रेशन का ऑटोमेटेड सिस्टम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सबसे पहले हमने जो बनाया है वह बनाया है लिस्ट और प्लान। ये जो मेरा प्लान है और जो लिस्ट है कंबाइंड है। लिस्ट का मतलब हो गया कि आपके पास कंपनी के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आपने एक प्रॉपर एक लिस्ट बना ली। लिस्ट के अंदर क्या क्या हेडिंग्स आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की आईडी आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन, आईडी हो गया जैसे हम उस पर नंबर डाल देते हैं, DHG यानी कि डिजिटल हाइट गेज, ठीक है, माइक्रोमीटर MM, DVC डिजिटल वर्नियर कैलिपर, VC वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक कोडिंग कर दी हर इंस्ट्रूमेंट को और उसको सीरियल नंबर दे दिया, क्योंकि उससे क्या है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई सिस्टम को, कि जैसे भाई अगर मेरे पास वर्नियर कैलिपर हैं 5 हैं तो कौन से वाले वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की। और जो ये आईडी है ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी मार्क होनी चाहिए, उस पर स्टिकर लगा होना चाहिए, उसके ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए और एनग्रेव या लेजर मार्किंग भी होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट नंबर DVC05 है। इन केस की अगर स्टिकर निकल जाए तो वो वहां से हम इजीली उसको देख सकें कि भैया मेरा ये स्टिकर निकल गया है, अब इसको मैं बैक ट्रेसिंग कर सकता हूँ। देन है हमारा इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शन की भैया वो इंस्ट्रूमेंट है क्या। उसके बाद आ जाएगा मेक, किस कंपनी का है। देन है इंस्ट्रूमेंट सीरियल नंबर एज पर मेकर्स। जो मेकर होता है वह भी अपने इंस्ट्रूमेंट को एक यूनिक सीरियल नंबर देता है कि सपोज कोई कंप्लेंट आई तो वो उस सीरियल नंबर से उसको ट्रेस कर सके। तो वो यहाँ पर इनग्रेव होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आ गया लीस्ट काउंट की भाई सबसे छोटी से छोटी जो मेजरमेंट है मैं उस इंस्ट्रूमेंट से क्या ले सकता हूँ, वो उसका लीस्ट काउंट हो गया।
उसके बाद आ गई उसकी रेंज कि ये मेरा 0 से 300 mm का डिस्टेंस जो है मैं इस वाले अपना जो डिजिटल हाइट गेज है उससे मेजर कर सकता हूँ। देन आ गई उसकी कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कि ये इंस्ट्रूमेंट 1 साल में कैलिब्रेट करना है। फिर आ गई उसकी लोकेशन कि ये जो लोकेशन है यानी कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है किसको दे रखा है यूज करने के लिए, मशीन शॉप को दे रखा है, टूल रूम को दे रखा है, क्वालिटी को दे रखा है, स्टैंडर्ड रूम को दे रखा है, या किसी डिजाइन डिपार्टमेंट को दे रखा है। तो मेरे पास एक हिस्ट्री रहनी चाहिए कि ये वाला मेरा इंस्ट्रूमेंट इस डिपार्टमेंट को मैंने रिलीज किया हुआ है या इस डिपार्टमेंट को मैंने दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर चलते चलते कुछ समय के बाद एरर हल्के फुल्के आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है जो माइनर एरर्स आए आपने इंस्ट्रूमेंट को सीधा स्क्रैप कर दो, क्योंकि बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया होता है कि भाई अगर इतना एरर आएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट चलेगा, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब इसी तरीके से आपने पूरी ये लिस्ट तैयार कर ली, ठीक है। यहाँ लास्ट तक अपना लिस्ट डाल सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर प्लान। प्लान में हमने क्या किया, जैन फेब मार्च 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा डेटा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक डब्बा ऐसे दिख रहा है और एक टिक हुआ हुआ दिख रहा है, तो इनका क्या मतलब है, जो ब्लैंक वाला डब्बा है उसका मतलब है प्लान, और जो ये टिक वाला डब्बा है उसका मतलब है एक्चुअल। कि ये वाले जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे जुलाई में प्लान है, और ये मेरा जून में प्लान था और जून में मैंने करा लिया। जब मैंने करना है तो मैं यहाँ टिक मार दूंगा कि भाई मेरा ये इंस्ट्रूमेंट जुलाई में हो गया, जब नहीं हुआ तो ये ऐसे अनटिक रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है लास्ट कैलिब्रेशन डेट कि भाई ये कब लास्ट में कैलिब्रेट हुआ था, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट कब नेक्स्ट होना है। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको ड्यू है, यहाँ हमने लगा दिया जब इसको 15 दिन रह जाएंगे कैलिब्रेशन के, क्योंकि आपको हफ्ते 10 दिन का समय भी चाहिए कैलिब्रेट कराने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको आज ही पता चला और आज ही भेज दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लैब भी एक दिन में दे देगा, और दूसरा क्या, आपको हो सकता है कोई अर्जेंट कंपोनेंट चल रहा हो, आप उसको आज भेज नहीं सकते हो, ठीक है। देन आ गया रिपोर्ट लिंक। यहाँ पर हमने रिपोर्ट डाल दी कि भाई ये मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट भी खुल जाएगी, ठीक है, रिजल्ट भी अपने आप आ जाएगा। अब आप यहाँ अगर देखोगे तो हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं और ये डेटा सारा ऑटोमेटिक फॉर्मूले से उठ करके आ रहा है। दूसरा, आपने अगर गौर किया है तो यहाँ पर अगर आप ढंग से देखो तो ये जो मेरा सीरियल नंबर 1 है और सीरियल नंबर 5 है, आपको क्या दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है या बिल्कुल करीब आ गई है। मतलब जब 15 दिन बचेंगे या ड्यू हो जाएगी वो, मतलब जो उसकी ड्यू डेट थी उससे आगे हमारी करंट की डेट, आज की डेट निकल जाएगी, तो सिस्टम अपने आप बता देगा कि भाई मेरे ये इंस्ट्रूमेंट ड्यू है। अब आपको चेक करना है कौन से इंस्ट्रूमेंट ड्यू है, यहाँ फिल्टर लगाओ और यहाँ हमने सिर्फ ड्यू वाले पे सिलेक्ट किया और ये मेरे इंस्ट्रूमेंट आ गए कि ये मेरे 2 इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मेरे ड्यू चल रहे हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है, हमने बना रखा है एक हिस्ट्री कार्ड कि जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट जब कैलिब्रेट होकर के आएगा, अगर मुझे उसकी हिस्ट्री देखनी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इंस्ट्रूमेंट नंबर। जैसे बोर गेज सिलेक्ट किया तो बोर गेज का पूरा डेटा आ गया, किस कंपनी का है, इंस्ट्रूमेंट का सीरियल नंबर क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, साइज और रेंज क्या है, कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, लास्ट कैलिब्रेशन डेट क्या थी, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट क्या है, उसकी रिपोर्ट की लिंक भी यहाँ पर आ गई है। जो स्कैन कॉपी हमने यहाँ पर अपलोड करी वो भी आ गई। अब वो अपलोड कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस नीचे पूरी हिस्ट्री बनती आएगी जब जब आप इसको कैलिब्रेट कराओगे। सपोज मैंने BG01 को पहले कैलिब्रेट कराया था तो उसकी यहाँ पूरी पूरी डिटेल आ गई। अब मैं इसकी जब नेक्स्ट एंट्री करूंगा वो इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ हो गया हमारा पूरा प्लान और हिस्ट्री कार्ड। लेकिन ये आप अगर लग रहा है कि आपको इसमें बहुत सारा डेटा बनना है तो डेटा बनने की जरूरत नहीं है। हमने एक सिंपल सा एक फॉर्म बना रखा है। वो फॉर्म क्या है, कैलिब्रेशन फॉर्म है, ठीक है। इस कैलिब्रेशन फॉर्म के अंदर जो आपने यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट डाले हैं उनका यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अपने आप नाम आ जाएगा कि भैया ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये आ गए अपने आप। सपोज मैं बोर गेज को ही उठा लेता हूँ तो बोर गेज मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर 2 तरीके की एंट्री है, कैलिब्रेशन किया आपने या प्रॉब्लम ऑब्जर्व थी इंस्ट्रूमेंट में वो आपने वेरीफाई करी। तो भैया मैंने कैलिब्रेशन किया, देन मैं गया नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ से कैलिब्रेशन डेट को सिलेक्ट करना है कैलेंडर से कि जब मैंने इसको
कैलिब्रेट किया वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि हमने ना इसका ऑलरेडी एक कोर्स अपने ट्रेनिंग पोर्टल के ऊपर और जो हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप के ऊपर बना करके डाला हुआ है, जहां पे आपको दिखेगा ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन डैशबोर्ड के नाम से ये कोर्स दिखेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसके अंदर हमने कंटेंट्स डाले हुए हैं। जो आप ये शीट देख रहे हो वो शीट हमने यहाँ पर डाली है हाउ टू मेक अ कॉपी ऑफ गूगल फाइल के नाम से। आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपकी ये वाली शीट जो है पूरी आपको रेडीमेड मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो भी सिस्टम है ये पूरा गूगल शीट्स के अंदर ही काम करेगा। दूसरा है यहाँ पर हमने सैंपल डैशबोर्ड, अभी मैं डैशबोर्ड पे भी आऊंगा, डैशबोर्ड दिखाऊंगा आपको कैसे आपको ये डैशबोर्ड बनाना है और ये कैसे आपको ये शीट बनानी है, इसमें क्या फॉर्मूले लगे हैं वो भी हमने इसके अंदर वीडियो बना बनाकर डाली हुई है। ये जो आप हिस्ट्री कार्ड देख रहे हो, जिससे मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने ये इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया तो ये डिटेल्स अपने आप भर करके आ जाती हैं। तो ये भी मैंने वीडियो बना करके डाली है कि हिस्ट्री कार्ड कैसे बनाना है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक वीडियो और है कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप जो है कोर्स को बाय कर सकते हो। वापस वीडियो पर आते हैं। तो हम जैसे कर रहे थे कि भैया हमें कोई कैलिब्रेशन होकर के आया है इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसकी डेट सेलेक्ट करी, उसको किया कि भैया इंस्ट्रूमेंट पे नंबर डला है या नहीं डला है, मार्क्ड और नॉट मार्क्ड, कैलिब्रेशन स्टिकर लगा है या नहीं लगा है, स्टिकर लगा है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या थी, जब आप लैब की रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह मेंशन होती है, वहां से देखकर आप डाल दोगे। फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं ट्रायल एंट्री। ठीक है, देन मास्टर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, ये भी बड़ी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं कि जो जिस मास्टर से मैंने उसको कैलिब्रेट किया या चेक किया क्या वह कैलिब्रेट था या नहीं। तो एक तो उसका सीरियल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, ये भी रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है, और उसकी डेट डालेंगे कि नेक्स्ट उसकी जो ड्यू डेट है कब तक है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ डाल देता हूँ ट्रायल एंट्री। देन ये जो कैलिब्रेशन हुआ ये सर्टिफाइड थी लैब, यस नहीं थी, या कई बार क्या होता है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको मैन्युफैक्चरर ही खुद कैलिब्रेट करता है, तो हमने यहाँ कर दिया यस सर्टिफाइड थी। इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर था तो यहाँ पे डाल दिया हमने नील, भाई कोई एरर नहीं था कैलिब्रेशन के बाद। देन जजमेंट ओके थी, नोट ओके थी या रिजेक्ट हुआ, तो भैया ओके था इंस्ट्रूमेंट मेरा। ठीक है, कैलिब्रेशन वाला कभी नहीं बताएगा आपका इंस्ट्रूमेंट ओके है, नोट ओके है, रिजेक्ट है, वो आपको रिपोर्ट दे देगा कि भाई ये एरर्स आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि उसको ओके में आप कंसिडर करोगे या रिजेक्ट में कंसिडर करोगे। देन नेक्स्ट सजेस्टेड डेट, कि आपको कब उसका दोबारा से अपना कैलिब्रेशन कराना है, तो आप जो भी यहाँ डेट डालना चाहो वो आप यहाँ पर कैलेंडर के थ्रू डेट डाल सकते हो। सपोज मैं 26 नवंबर डाल देता हूँ। ठीक है, कैलिब्रेशन बाय एजेंसी, किस एजेंसी से कराया, एशियन से कराया, सार्क से कराया, बेस्टो से कराया, या इसके अलावा कोई और आपने XYZ से कराया, तो आपने यहाँ टाइप करके डाल दिया। किसने वेरीफाई किया, राम ने, इकबाल ने, अजलान ने, या XYZ पर्सन है उसने इसको वेरीफाई किया। इसके बाद आ गया कि जो रिपोर्ट है उसको अपलोड करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ से गए ऐड फाइल और ब्राउज किया। अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर उठा करके डाल देता हूँ फिलहाल, कि भाई मैंने ये जैसे लेआउट की कॉपी है ये मैंने यहाँ डाल दी। देन मैंने ये सबमिट किया। जैसे ही मैं ये सबमिट करूंगा डेटा, ठीक है, यहाँ लिखा आएगा योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड, और ये मेरा जो डेटा है वो उठ करके यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। हमने किसका यहाँ पर कैलिब्रेशन किया, BG01 का। ठीक है, ये जो हमारा कैलिब्रेशन फॉर्म रिस्पॉन्स है इसके अंदर एंट्री आ गई टाइम स्टैम्प के साथ कि भैया कब ये एंट्री हुई, उसके साथ यहाँ पर एंट्री आ जाती है। और जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि भैया मैंने जो है BG01 कैलिब्रेट किया, तो यहाँ पर उठ करके ये पूरा डेटा आ गया कि ये जो है भैया ट्रायल एंट्री है, इसमें ये था, और ये यहाँ पर इसकी रिपोर्ट आ गई। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये रिपोर्ट मेरी खुल जाएगी। फिलहाल ये लेआउट है किसी का, मैंने यहाँ लेआउट ऐसे ही लगा दिया था सैंपल के तौर पे, तो इस तरीके से आपका चलेगा। और ये BG01 जब आप लिस्ट और प्लान में जाकर के देखोगे BG01, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसकी डेट अपने आप अपडेट हो गई 26 जुलाई 26 नवंबर, यही डाला था हमने, उसमें लिखा गया नॉट ड्यू, और यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आ गई कि मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पर देख ली। तो इस तरीके से पूरा ये ऑटोमेटेड सिस्टम आपस में बना हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर आपको ये कोर्स बाय करना है, कैसे इसको बनाना सीखना है, तो आप ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन डैशबोर्ड के नाम से हमारा कोर्स है हमारे ट्रेनिंग पोर्टल के ऊपर, और जो हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उस पर जा सकते हो। अदरवाइज आपको अगर ये अपनी कंपनी के लिए क्रिएट करवाना है कि भाई हम इसमें अभी इतना टाइम नहीं लगाना चाहते, आप हमारे लिए रेडीमेड बना करके दे दो, तो आप जो है हमारा नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आ रहा होगा या हमारी जो ईमेल आईडी है SMOHD@aytindia.com, उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सबसे आखिरी जो सिस्टम है इसके अंदर वह है डैशबोर्ड का सिस्टम, वो देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड का भी लिंक हमने यहीं दिया है, क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। ये डैशबोर्ड जैसे ही खुल करके आया तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट डाली हुई है, यहाँ नीचे सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिंक है, हमारा इस वाली शीट से लिंक है। तो यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, ये कैटेगरी वाइज इंस्ट्रूमेंट आ गए कि डायल इंडिकेटर मेरे पास कितने हैं, बोर गेज मेरे पास कितने हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर कितने हैं, थ्रेड प्लग गेज कितने हैं, माइक्रोमीटर कितने हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर कितने हैं। और ये लोकेशन वाइज इंस्ट्रूमेंट आ गए कि मेरे प्रोडक्शन शॉप फ्लोर 6 में 21 इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं इस समय। शॉप फ्लोर 1 पे 8 इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटी में 8 इंस्ट्रूमेंट है। और आपको देखना है प्रोडक्शन 6 फ्लोर पे कौन से हैं, यहाँ क्लिक करोगे ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा कि भाई 4 थ्रेड प्लग गेज हैं, 3 माइक्रोमीटर हैं, 3 वर्नियर डिजिटल वर्नियर हैं, और ये डायल इंडिकेटर हैं, और उसकी ये लिस्ट आ गई 21 इंस्ट्रूमेंट की। आपको प्रोडक्शन शॉप फ्लोर में देखना है कि कितने 8 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आ गए कि ये 8 इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे जो प्रोडक्शन शॉप फ्लोर के ऊपर है। इनकी आपको रिपोर्ट देखनी है, यहाँ क्लिक करोगे यहाँ खुल करके आ जाएगी भाई इसकी लास्ट जो है ये रिपोर्ट है कैलिब्रेशन की, इसकी न्यू ड्यू डेट ये है, ये ड्यू नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको देखना है सिर्फ कि भाई मेरे पास डायल इंडिकेटर कौन कौन से हैं या बोर गेज क्या क्या है, तो बोर गेज पे क्लिक करो, ये पूरा डेटा आ गया कि ये बोर गेज आपके पास इतने इतने बोर गेज हैं, ठीक है। 3 प्रोडक्शन शॉप फ्लोर 1 नंबर पे, 1 6 नंबर पे, 1 क्वालिटी में, ठीक है। इसको हमने यहाँ से रीसेट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर भी दिए हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन भी, थ्रेड प्लग गेज, यहाँ से मिटूटोयो का कितना है इन साइज, बेकर वगैरह के देख सकते हो, लोकेशन वाइज देख सकते हो, और यहाँ टोटल काउंट आपको दिख रहा है। आपको वापस उसी शीट पे जाना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप जो मेन शीट है उस पर वापस से आ जाओगे। ये हो गया इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। फिर इसी के अंदर हमने एक ड्यू का बनाया है कि करंट मंथ में आपके जितने इंस्ट्रूमेंट ड्यू होंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट डेट आती रहेगी 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, ठीक है। करंट की डेट में, करंट मंथ में आपके 2 इंस्ट्रूमेंट ड्यू हैं, ठीक है, जिसमें से एक बोर गेज है, एक डायल हाइट गेज है, और उनकी लिस्ट ये आ गई कि इनकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट 18 जुलाई थी जो कि निकल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप अगर देखना चाहो अगस्त में कुछ ड्यू है क्या, तो अगर कोई अगस्त में ड्यू होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा नल, ठीक है, कि कोई हमारा जो डेटा है वो ड्यू नहीं है। देन आ गया हमारा हिस्ट्री कार्ड। आपको अगर हिस्ट्री कार्ड देखना है तो वो भी हमने यहाँ ऑटोमेट कर दिया। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने हिस्ट्री कार्ड के लिए, ठीक है। आपने BG01 सेलेक्ट किया तो BG01 की पूरी हिस्ट्री आ गई कि एक बार ये कैलिब्रेट हुआ, फिर ये कैलिब्रेट हुआ, उसकी ये रिपोर्टें यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया हमने, ये मेरी रिपोर्ट खुल करके तैयार हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, उसको ऑटो मोड में चला सकते हो, और आपकी जो कैलिब्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ इसमें क्या एक और ऑप्शन है कि आपको हर हफ्ते के स्टार्टिंग में एक मेल आ जाएगी कि भाई आपके ये इंस्ट्रूमेंट जो है ड्यू है कैलिब्रेशन के लिए। अगर नहीं होंगे तो लिखा जाएगा नल, नो इंस्ट्रूमेंट ड्यू फॉर कैलिब्रेशन। अदरवाइज जो जो आप ईमेल आईडीज दोगे उनको मेल चली जाएगी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे ड्यू हो चुके हैं, इनको फटाफट से आप कैलिब्रेट करा करके लाओ। अब आप कोई कस्टमर ऑडिट करा रहे हो तो होता क्या है कि भाई रिपोर्ट निकाल के लाए, ये वाली जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फटाफट गए कैलिब्रेशन प्लान के अंदर, यहाँ से अगर BG01 की रिपोर्ट देनी है, क्लिक किया, रिपोर्ट दिखा दी ऑडिटर को, ऑडिटर भी फटाफट खुश, ठीक है। फिर हिस्ट्री कार्ड इंस्ट्रूमेंट के बनते नहीं है क्योंकि वो मैनुअल कागज से भरने होते हैं, तो भैया लोगों को उसमें बहुत समय लगता है, समय बर्बाद ना करके लोग क्या करते हैं कि उसको बनाते ही नहीं है, या जब मानता है ऑडिटर तो वहीं बैठ के फर्जी बना करके दे दिया। वो जरूरत ही नहीं है, आप फॉर्म भर रहे हो उसी से आपका हिस्ट्री कार्ड तैयार हो रहा है। आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है, डिजिटल हाइट, उसका हिस्ट्री कार्ड बन करके तैयार, 2 मिनट में अपना जो ऑडिटर है उसको दिखा दिया। अगर किसी को भेजना भी है, इसकी PDF फाइल को जनरेट किया,
कंट्रोल पी दबाना है, पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी और इजीली आप उसको भेज सकते हो। ऐसे ही आपको अगर ये अपनी फाइल किसी को भेजनी है, ऑडिटर ने मांगी या कस्टमर ने मांगी, तो इसको कंट्रोल पी किया, पीडीएफ फाइल जनरेट किया और ये इजीली आपने उसको भेज दिया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि आप सिस्टम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। ऐसे ही हमने एक और कोर्स भी बना करके डाला हुआ है अपने ऐप के ऊपर और उसकी वीडियो हमने यहाँ पर यूट्यूब पर भी डाली है, मेंटेनेंस डैशबोर्ड कोर्स के नाम से। उसमें हमने पूरा मशीन मेंटेनेंस का सिस्टम है उसको पूरा का पूरा ऑटोमेट कर दिया कि सिर्फ आपने एक गूगल फॉर्म भरना है जिससे आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर बन जाएगा, मशीन हिस्ट्री कार्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। आपको ईमेल आ जाएगा, कभी कोई मशीन आपकी अगर ब्रेकडाउन होती है तो उसका आपको ईमेल आ जाएगा, उसकी हिस्ट्री अपने आप तैयार होती जाएगी, उसका डैशबोर्ड पूरा तैयार हो जाएगा। MTTR, MTBF ये सारी चीजें हैं डैशबोर्ड के थ्रू अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। मंथ वाइज आपको ब्रेकडाउन देखना है। दोस्तों मैं अक्सर यही बोलता हूं अपनी वीडियो के अंदर भी और अपने कस्टमर्स से भी कि कंप्यूटर का काम है कंप्यूट करना, इंसान का काम नहीं है कि इंसान उसमें लगे पड़े हैं, फॉर्मूले लगा रहे हैं, टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं। भाई आपने एक बार मेहनत कर ली, सारी फॉर्मेटिंग कर ली, फॉर्मूले लगा लिए, फिर तो सिर्फ हमने डेटा इनपुट करना है, बाकी सारा काम जो है सिस्टम ने करना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और जानकारी देनी है, हमारा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो भी आ चुका है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, स्पेशल ओनली मेंबर्स वीडियो भी डाली है और अर्ली एक्सेस वीडियोस भी हैं। अर्ली एक्सेस का मतलब है कि जो वीडियोस बाद में आएंगी यूट्यूब पर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या स्पेशल वीडियोस हैं वो उस पर आपको मिलेंगी। दूसरा मेंबर्स ओनली वीडियो भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो कोर्स है तो उसी की हमने मेंबर्स ओनली वीडियो बनाकर भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो जो लोग कोर्स नहीं बाय करना चाहते तो वहां पे आप हमारा जो मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको जो मेंटेनेंस की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, पूरा का पूरा डैशबोर्ड बनाने का तरीका, ये जो मैं आपको कैलिब्रेशन वाला दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और भी उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके ले सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और आपको 2 यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन दिखेंगे। एक अर्ली एक्सेस का, अर्ली एक्सेस में जैसे मैंने बताया कि आपको वीडियो अर्लीज मिलना शुरू हो जाएंगे और कुछ स्पेशल वीडियोस आपको मिलेंगे। और मेंबर्स ओनली में क्या है कि जितने भी हमारे जो कोर्सेज वगैरह के में ये डैशबोर्ड्स और ये सारी चीजें वीडियोस के जो कोर्सेज हमने अपने पोर्टल पे डाले हुए हैं वो यहाँ पर आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी देख देख के उनको सीख सकते हो। उसके लिए आपने मेंबर्स ओनली पे क्लिक किया, ज्वाइन बटन दबाया और जो आगे की डिटेल्स है वो भरी, तो आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा और आप इजीली चीज़ों को सीख पाओगे, कर पाओगे और अपनी स्किल को अपग्रेड कर पाओगे। तो चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।